10,000 लोग पिछले 140 सालों से जमीन के नीचे बने एक रहस्यमयी साइलो में कैद हैं। यहाँ अनगिनत विरोध प्रदर्शन हुए, खूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर उन्हें इस बंकर में बंद क्यों रखा गया है। जो भी सच जानने बाहर जाने की कोशिश करता है, उसकी जहरीले वातावरण में मौत हो जाती है। शेरिफ होल्टन अब इस साइलो के कई खतरनाक राज जान चुके थे। ड्यूटी पर निकलने से पहले वो कमरे के आईने को गुलदस्ते से ढक देते हैं ताकि कोई उन पर नजर न रख सके। फिर हवा आने वाली खिड़की के अंदर एक गुप्त दस्तावेज छिपा देते हैं। अपनी पत्नी को खोए हुए आज 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अब होल्टन एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो पूरे साइलो को हिला देगा। वो अपने दोस्त डेप्यूटी मार्न्स के लिए आखिरी लेटर और अपना शेरिफ बैज छोड़ देते हैं और खुद को होल्डिंग 3 की जेल में बंद कर लेते हैं। उसी जेल की खिड़की से बाहर उनकी पत्नी की लाश दिखाई दे रही थी। मार्न्स लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन होल्टन अपना फैसला नहीं बदलते। फिर वो शब्द बोल देते हैं जिन्हें साइलो में कहना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। मुझे बाहर जाना है। नियमों के मुताबिक अब उनका बाहर जाना तय हो चुका था। कहानी 3 साल पीछे जाती है। शेरिफ होल्टन और उसकी पत्नी एलिसन को आखिरकार साइलो के सख्त नियमों के तहत बच्चा पैदा करने की मंजूरी मिलती है। यह उनका आखिरी मौका था, क्योंकि वे पहले 2 बार नाकाम हो चुके थे। साइलो की हर महिला के शरीर में बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगा होता है, जिसे डॉक्टर एलिसन के शरीर से निकाल देते हैं। इस मंजूरी से पूरा साइलो खुश है और ग्लोरिया नाम की एक काउंसलर भी उनकी मदद के लिए आगे आती है। असल में ग्लोरिया के मन में कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब पूरे साइलो में किसी के पास नहीं थे। आखिर वे जमीन के नीचे क्यों रह रहे हैं? बाहर की दुनिया में ऐसा क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, जुडिशियल लोगों को बच्चे पैदा क्यों नहीं करने देना चाहता? एलिसन के पास इन सवालों का एक भी जवाब नहीं था। उसे तो यह यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके प्रेग्नेंट ना हो पाने के पीछे खुद जुडिशियल का हाथ हो सकता है। लेकिन होल्टन ने इन्हें सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब एलिसन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो उसका शक और गहरा जाता है। सच जानने के लिए वो पुराने डिलीटेड डेटा को रिकवर करने की कोशिश करती है, मगर उसका बॉस बर्नार्ड उसे सख्त चेतावनी देता है। प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 17 दिन बचते हैं। तभी फ्रीडम डे के जश्न के दौरान एलिसन की मुलाकात जॉर्ज नाम के कंप्यूटर मैकेनिक से होती है। जॉर्ज के हाथ 140 साल पुरानी एक प्रतिबंधित हार्ड ड्राइव लगी थी, जिस पर सिर्फ 18 लिखा था। उसने एलिसन की पुरानी पोस्ट्स की मदद से ड्राइव को हैक तो कर लिया था, लेकिन अंदर का डेटा अब भी लॉक था। इसी बीच मेयर लोगों को याद दिलाती है कि ठीक 140 साल पहले इसी दिन साइलो में भयंकर विद्रोह हुआ था। विद्रोही दरवाजा तोड़कर बाहर जाना चाहते थे। अगर वे कामयाब हो जाते तो बाहर की जहरीली हवा पूरे साइलो में फैल जाती और कोई भी जिंदा नहीं बचता। पूर्वजों ने विद्रोह तो रोक दिया, लेकिन इतिहास को मिटने से नहीं बचा पाए। विद्रोहियों ने सर्वर रूम नष्ट कर दिए और वो सारी किताबें जला दी जिनमें बाहर की दुनिया का पूरा ज्ञान मौजूद था। उधर एलिसन लगातार अलग अलग पासवर्ड ट्राई करती रहती है और जैसे ही ड्राइव खुलती है उसके होश उड़ जाते हैं। अतीत का इतिहास देखना साइलो में सबसे बड़ा अपराध था, जिसकी सजा सीधे खदानों में गुलामी थी। घबराकर एलिसन जॉर्ज को ड्राइव नष्ट करने की सलाह देती है और फाइल्स खुली छोड़कर वहां से भाग निकलती है। लेकिन जॉर्ज ड्राइव नष्ट नहीं करता, उल्टा वह साइलो का पूरा ब्लूप्रिंट खोल देता है। तभी उसे पता चलता है कि साइलो के 130 माले नीचे एक रहस्यमयी रास्ता मौजूद है जो सीधे बाहर की दुनिया की ओर जाता था। अगली सुबह एलिसन बुखार का बहाना बनाकर दोबारा जॉर्ज की दुकान पहुंच जाती है। उसका दिमाग अब भी उस प्रतिबंधित हार्ड ड्राइव में फंसा हुआ था। पूरा दिन दोनों हजारों फाइल्स खंगालते रहते हैं। फिर जाने से ठीक पहले एलिसन की नजर एक वीडियो फाइल पर पड़ती है, जेन कार मोडी क्लीनिंग। जैसे ही वीडियो प्ले होता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। साइलो के बाहर की दुनिया उजाड़ नहीं, बल्कि पूरी तरह हरी भरी और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, पेड़ पौधे लहरा रहे थे और यह सब उस जहरीली बंजर दुनिया से बिल्कुल अलग था जो साइलो के स्क्रीन पर हर दिन दिखाई जाती थी। एलिसन यह खौफनाक राज अपने पति होल्टन से भी छुपा लेती है। वही प्रेगनेंसी की तय समय सीमा खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन एलिसन को दोबारा बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगवाने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन सुबह जब होल्टन उठा तो एलिसन गायब थी। शेरिफ होल्टन को लगा कि एलिसन डॉक्टर के पास गई होगी, लेकिन वो वहां नहीं थी, ना ही अपने ऑफिस में। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार वो ग्लोरिया के घर पहुंचे। एलिसन ने बताया कि साइलो के शासक कभी उन्हें माता पिता बनने देना ही नहीं चाहते। वजह जो भी हो, लेकिन उस दिन डॉक्टर ने पर्दे के पीछे उसका बर्थ कंट्रोल डिवाइस निकाला ही नहीं था। वो लोग हर बार सिर्फ दिखावा करते थे और इसका सबूत देने के लिए एलिसन ने खुद चाकू से अपना बर्थ कंट्रोल डिवाइस शरीर से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि शेरिफ उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। होल्टन फौरन डॉक्टर को बुलाने दौड़े और भागने में पूरी जान लगा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तक एलिसन कैफेटेरिया में पहुंच चुकी थी। वहां पूरे साइलो के सामने वो चीख चीख कर सच बताने लगती है। बाहर की दुनिया जहरीली नहीं है, वहां नीला आसमान है, उड़ते हुए पक्षी हैं, हरियाली है और साइलो के स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला दृश्य एक झूठ है जिससे सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। होल्टन लाख कोशिश करते हैं उसे शांत करने की, लेकिन एलिसन अपना फैसला कर चुकी थी। सबके सामने वो शब्द बोल देती है जिन्हें साइलो में बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था।
मुझे बाहर जाना है। इन शब्दों के बाद अब कोई उसे बचा नहीं सकता था, ना होल्टन, ना मेयर और ना ही डेप्यूटी मार्न्स। वे चाहते जरूर थे कि किसी तरह एलिसन को रोका जाए, लेकिन साइलो के संविधान के आगे बेबस थे। हाँ, वो एक काम जरूर कर सकते थे। उन्होंने तुरंत ग्लोरिया को गिरफ्तार कर लिया ताकि साइलो में कोई और भी इस खतरनाक सच के पीछे न भागे। साइलो के सीढ़ियों पर हर जगह कैमरा लगा था, जिससे साफ हो गया कि एलिसन जॉर्ज से भी मिलने जाती थी, इसलिए जुडिशल ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल की टीम ने जॉर्ज की दुकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आज साइलो में एलिसन की आखिरी रात थी। होल्टन पूरी रात उसके पास बैठे रहे। उसी दौरान एलिसन ने उसे समझाने की कोशिश की कि बाहर जाकर वो नहीं मरेगी, लेकिन होल्टन गुस्से में आ गया क्योंकि उससे पहले बाहर गए तीनों लोगों की लाशें आज भी साइलो के बाहर पड़ी थीं। तभी एलिसन एक खौफनाक थ्योरी बताती है, साइलो के सारे डिस्प्ले झूठे हैं। जुडिशल लोगों को असली दुनिया कभी दिखाना ही नहीं चाहता। कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन नहीं, सब कुछ वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी साइलो से बाहर भेजा जाता है, उसे बाहर के कैमरे का सेंसर साफ करने का काम दिया जाता है। हर कोई जाते वक्त कहता है कि वो सफाई नहीं करेगा, लेकिन बाहर की खूबसूरत दुनिया देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो सेंसर साफ करता है ताकि साइलो के अंदर के लोग भी बाहर की सच्चाई देख सकें। एलिसन भी यही करने वाली थी। अगर बाहर की दुनिया वैसी निकली जैसी उसने वीडियो में देखी थी, तो वो साइलो की सच्चाई पता लगाकर वापस होल्टन को लेने आएगी। लेकिन अगर वो गलत साबित हुई तो सेंसर साफ नहीं करेगी ताकि होल्टन समझ जाए कि बाहर सच में मौत है। बातों बातों में पूरी रात गुजर जाती है और एलिसन की आखिरी सुबह आ जाती है। पूरा साइलो एलिसन की विदाई प्रक्रिया देखने इकट्ठा हो जाता है। मेयर और जुडिशल के अधिकारी तय नियमों के मुताबिक उसे बाहर भेजने की तैयारी शुरू करते हैं। एलिसन को खास सूट और ऑक्सीजन सिस्टम पहनाया जाता है क्योंकि साइलो के बाहर की हवा इंसानों के लिए जहरीली मानी जाती थी। इसके बाद शेरिफ होल्टन भारी दिल से उसे साइलो के नियम सुनाते हैं। तुमने साइलो के कानून का उल्लंघन किया है, जिसकी कोई माफी नहीं। हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं। हम नहीं जानते कि इस साइलो को किसने बनाया। हम नहीं जानते कि बाहर की दुनिया ऐसी क्यों है, और हम यह भी नहीं जानते कि बाहर जाना कब सुरक्षित होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि आज बाहर जाना मौत है। साइलो से बाहर कदम रखते ही एलिसन यहाँ के कानून से मुक्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी हर बाहर जाने वाले इंसान से एक आखिरी अनुरोध किया जाता था, सेंसर्स साफ करने का, ताकि अंदर रहने वाले लोग बाहर की दुनिया को देखकर यकीन कर सकें कि साइलो ही उनकी आखिरी सुरक्षित जगह है। फिर एलिसन से उसके आखिरी शब्द पूछे जाते हैं। आंखों में आंसू लिए वो सिर्फ इतना कहती है, शेरिफ होल्टन बैकर, मुझे तुमसे प्यार है। ये कहते ही वो रो पड़ती है। आखिरकार उसे साइलो का आखिरी दरवाजा पार करके बाहर की दुनिया में भेज दिया जाता है। बाहर निकलते ही वो आसमान की तरफ देखती है और फिर अचानक कैमरे के लेंस को साफ करने लगती है। अंदर बैठा शेरिफ होल्टन ये देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि एलिसन ने उससे वादा किया था, अगर बाहर की दुनिया सच में हरी भरी हुई तभी वो सेंसर साफ करेगी। यानी साइलो के लोगों से सच छुपाया जा रहा था। बाहर की दुनिया वैसी जहरीली नहीं थी जैसी स्क्रीन पर दिखाई जाती। लेकिन कुछ देर बाद ही एलिसन जमीन पर गिर पड़ती है और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद हार्ड ड्राइव ढूंढने वाला मैकेनिक जॉर्ज भी रहस्यमयी हालात में 120वें माले से नीचे गिरकर मर जाता है। साइलो प्रशासन इसे आत्महत्या बताकर मामला बंद करना चाहता था, लेकिन साइलो के सबसे निचले हिस्से डीप डाउन से एक फीमेल इंजीनियर सामने आती है। उसका दावा था कि जॉर्ज ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। जॉर्ज की मौत की जांच के लिए शेरिफ होल्टन और डेप्यूटी मार्न्स पूरे 1 दिन का लंबा सफर तय करके डीप डाउन की पुलिस चौकी पहुंचते हैं। वहां के डेप्यूटी हैंक उन्हें जॉर्ज की लाश दिखाते हैं। इसके बाद वे उस फीमेल इंजीनियर जूलियट से मिले जो दावा कर रही थी कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। कहानी वर्तमान में लौटती है जहां डेप्यूटी मार्न्स होल्टन से पूछते हैं, जूलियट से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम खुद बाहर जाकर मरने को तैयार हो गए? होल्टन सीधा जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि बाहर जाकर वो एलिसन को ढूंढेगा, जबकि उसकी लाश तो पिछले 3 सालों से उसी पहाड़ी पर पड़ी थी। अगली सुबह हर फ्लोर के कैफेटेरिया में भारी भीड़ जमा थी क्योंकि पहली बार पूरा साइलो अपने ही शेरिफ को बाहर जाते देखने वाला था। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद होल्टन से उसके आखिरी शब्द पूछे जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहता है, आप सबको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। इसके बाद उसको साइलो से बाहर भेज दिया गया। बाहर का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। एलिसन बिल्कुल सही थी। बाहर की दुनिया जहरीली नहीं बल्कि हरी भरी और खूबसूरत थी। नीले आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। एलिसन के लाश का कहीं कुछ अता पता नहीं था, लेकिन साइलो के अंदर बैठे लोगों को अब भी सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई दे रही थी। ये खूबसूरत नजारा देखकर होल्टन तुरंत सेंसर साफ करने लगता है ताकि शायद अंदर बैठे लोग भी सच्चाई देख सकें। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके सूट का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। घबराकर वो हेलमेट उतार फेंकता है और तब जाकर उसे बंजर भूमि और एलिसन की लाश दिखती है। किसी तरह वो उसके पास जाकर दम तोड़ देता है। इधर साइलो के अंदर यह सब देख रही जूलियट गुस्से से चीख पड़ती है,
वो एक नंबर का झूठा था। आखिर शेरिफ की मौत पर वो इतनी बुरी तरह भड़क क्यों गई थी? खैर, डेप्यूटी मार्न्स के पास अब भी वो आखिरी खत था जो बाहर जाने से पहले शेरिफ होल्टन छोड़ गया था। उस लेटर में जूलियट का नाम था, जिसकी वजह से मार्न्स इसे छुपाना चाहता था। वही शेरिफ के ना होने से साइलो में कई जगह अराजकता फैलने लगती है। तभी जुडिशल का ताकतवर सदस्य रॉबर्ट सिम्स वहां पहुंचता है। उसे देखते ही हंगामा कर रहे लोग डरकर शांत खड़े हो जाते हैं। अब ये तो सबको नजर आने लगा था कि साइलो में शांति बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द नया शेरिफ चुनना जरूरी था। मेयर को डर था कि कहीं जुडिशल अपना आदमी शेरिफ ना बना दे, क्योंकि नियमों के मुताबिक हर शेरिफ अपने रिटायर होने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनता है। मेयर मार्न्स से पूछती है, क्या होल्टन ने किसी का नाम लिया था? मार्न्स चुप रहता है। इधर जूलियट गुस्सा शांत करने रेडियो मैकेनिक मार्था वॉकर की दुकान पहुंचती है। जब जूलियट सिर्फ 13 साल की थी तभी उसके पिता उसे मार्था के पास छोड़ गए थे। मार्था उसके परेशान होने की वजह पूछती है। असल में जूलियट अब भी जॉर्ज की मौत को भूल नहीं पाई थी। जॉर्ज को मरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। जिस रात वो मरा उससे पहले वो बेहद खुश था। उस दिन वे कूपर का प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे थे। यहीं पता चलता है कि जॉर्ज और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन साइलो में बिना जुडिशल की मंजूरी के रिश्ता रखना गैर कानूनी था। पकड़े जाने पर सीधे खदानों में भेज दिया जाता, इसलिए जॉर्ज हमेशा डर डर कर उससे मिलता था। मरने वाली रात जॉर्ज जूलियट को कुछ बड़ा राज बताना चाहता था, लेकिन उसके पीछे जुडिशल के लोग थे। दोनों ने तय किया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद घर पर मिलेंगे, लेकिन जब देर रात जूलियट घर पहुंची तो वहां उसे सिर्फ एक थैला मिला। उसके अंदर एक रहस्यमयी खिलौना और जॉर्ज का छोड़ा हुआ लेटर था। उसमें लिखा था, जहां हमने ये खिलौना पहली बार देखी थी, तुम्हें याद है? मुझे आखिरकार वो गुप्त दरवाजा मिल गया जिसकी तलाश मैं सालों से कर रहा था। अगली सुबह कैंटीन में सब मायूस दिख रहे थे। कूपर से जूलियट को पता चला कि कंप्यूटर मैकेनिक जॉर्ज पिछली रात 120वें माले से गिरकर मर गया। ये सुनते ही जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालने के बाद वो डेप्यूटी हैंक के पास पहुंचती है और दावा करती है कि जॉर्ज ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। डेप्यूटी उसकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन बिना सबूत के केस खोलना आसान नहीं था। ऊपर से उन्हें यह भी बताना पड़ता कि जूलियट आखिर जॉर्ज की क्या लगती है। उन्हें पहले से उनके रिश्ते पर शक था। अगर दोनों आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में होते तो शिकायत दर्ज कराना आसान होता, लेकिन साइलो में बिना जुडिशल की मंजूरी के रिश्ता रखना गैर कानूनी था। बात खुलती तो जूलियट को खदानों में भी भेजा जा सकता था। फिर भी जूलियट दोस्त बनकर शिकायत दर्ज कराती है। उसी शिकायत के बाद शेरिफ होल्टन और डेप्यूटी मार्न्स जांच के लिए डीप डाउन आए। जूलियट उन्हें उस जगह ले जाती है जहां जॉर्ज की लाश मिली थी। वेंटिलेशन फैन की जाली पर गिरने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए यह साबित करना मुश्किल था कि उस रात सच में क्या हुआ था। पूछताछ के दौरान होल्टन की नजर जूलियट की कलाई पर पड़ी जो जेंस घड़ी पहनी थी। वो समझ चुका था कि जूलियट जॉर्ज के लिए इतनी परेशान क्यों है। इसके बाद होल्टन उससे अकेले में बात करता है और भरोसा दिलाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। जूलियट पहले डरती है कि कहीं शेरिफ उसकी शिकायत जुडिशल से ना कर दे, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि होल्टन बाकी लोगों जैसा नहीं है। तब वो आखिरकार सच बता देती है। मरने से कुछ घंटे पहले जॉर्ज उसके लिए कुछ छोड़ गया था। जूलियट शेरिफ को उस जगह लेकर जाती है जहां उसने पहली बार वो खिलौना देखा था। काफी अंदर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक चेतावनी बोर्ड लगा था, इस बिंदु से आगे जाना द पैक्ट के नियमों का उल्लंघन है। उसी बोर्ड के पीछे एक छोटा सा सुराख बना हुआ था। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर घुसते हैं। आगे एक और गहरा सुराख था जिसके भीतर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। करीब 25 फीट नीचे उतरने के बाद वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे देखकर शेरिफ की आंखें फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक विशाल मशीन खड़ी थी, वही मशीन जिसने कभी पूरे साइलो की खुदाई की थी। इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद शायद उसे वापस ऊपर ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते दोनों साइलो के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। जूलियट बताती है कि उसने पहली बार ये खिलौना इसी पुराने बॉक्स में देखा था। बॉक्स के अंदर कई प्रतिबंधित पुरातात्विक चीजें छुपा कर रखी गई थी। अगर जॉर्ज इनके साथ पकड़ा जाता तो जूलियट भी उसके साथ फंस जाती। शायद इसी डर की वजह से उसने कभी उनके रिश्ते को आधिकारिक मंजूरी दिलाने की कोशिश नहीं की। तभी जूलियट की नजर एक खाली स्टील वायर रील पर पड़ती है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब उस पर पूरा तार लिपटा हुआ था। आखिर इतना लंबा वायर गया कहाँ? दोनों तलाश शुरू करते हैं और जल्द ही उन्हें स्टील वायर का एक सिरा बीम के नीचे बंधा मिलता है। वायर को फॉलो करते करते वे एक गहरे गड्ढे के किनारे पहुंचते हैं जहाँ एक थैला रस्सी से नीचे लटक रहा था। थैले के अंदर एक हार्ड ड्राइव थी जिस पर 18 लिखा था और साथ में पुराने डिलीटेड डेटा को रिकवर करने से जुड़ा एक नोट। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शेरिफ ने उस नोट की हैंडराइटिंग पहचानी। वो उसकी पत्नी एलिसन की लिखावट थी। अब होल्टन को समझ आने लगा कि साइलो से बाहर जाने से पहले एलिसन आखिर जॉर्ज से क्यों मिल रही थी। उसे यह भी याद आता है कि वो खुद भी जॉर्ज से मिल चुका था। इसी वजह से जूलियट के हाथ में जॉर्ज की घड़ी देखकर वो उनके रिश्ते को तुरंत समझ गया था। संभव है कि इसी हार्ड ड्राइव में जॉर्ज की मौत और एलिसन के बाहर जाने का असली राज छुपा हो। लेकिन होल्टन की चिंता कुछ और थी। उसे डर था कि अगर इस ड्राइव का सच आम लोगों तक पहुंचा तो साइलो में गृह युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए वो हार्ड ड्राइव को नष्ट करना चाहता था। ये सुनते ही जूलियट
जूलियट भड़क उठती है। वो गुस्से में कहती है, अगर ड्राइव नष्ट हो गई तो जॉर्ज के कातिल कभी नहीं मिलेंगे और ना ही यह पता चलेगा कि एलिसन आखिर मौत की तरफ क्यों गई। शायद अगर तुमने उसकी बात सुनी होती तो वो आज जिंदा होती। जूलियट की ये बात सीधे होल्टन के दिल में उतर जाती है। आखिरकार वो फैसला करता है कि जॉर्ज का केस बंद नहीं होगा। वो इस हार्ड ड्राइव की सच्चाई पता लगाएगा और जो भी सच सामने आएगा जूलियट को बताएगा। लेकिन कुछ बताए बगैर ही वो बाहर जाकर मर गया, इसीलिए जूलियट परेशान थी। यही पता चला कि जूलियट ने अपने सारे राज शेरिफ से साझा नहीं किए थे। उसके पास अब भी कुछ ऐसे खतरनाक सच थे जिन्हें जानना ही किसी इंसान को साइलो से बाहर फेंकवाने के लिए काफी था। दूसरी तरफ साइलो में नए शेरिफ के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी थी। डेप्यूटी मार्न्स जब वो सूची लेकर मेयर के पास पहुंचे तो दोनों का माथा ठनक गया। चारों उम्मीदवार जुडिशल के करीबी लोग थे। अगर उनमें से कोई शेरिफ बनता तो पूरा साइलो सीधे जुडिशल के कंट्रोल में चला जाता। तभी मार्न्स एक बड़ा राज खोलता है। होल्टन बाहर जाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुन चुका था, लेकिन नाम इतना अजीब था कि मार्न्स खुद उसे बताने से हिचक रहा था। होल्टन ने अपने आखिरी खत में जूलियट निकोल्स को अगला शेरिफ बनाने की सिफारिश की थी, जो डीप डाउन की एक इंजीनियर थी। मेयर हैरान रह जाती है। उधर जूलियट एक बार फिर उसी गुप्त जगह पर पहुंच चुकी थी जहां वो और जॉर्ज चोरी छिपे मिला करते थे। वहीं जॉर्ज ने कभी उसे नीचे मौजूद रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बताया था। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसने भारी रस्सियों का इंतजाम भी किया था, लेकिन जूलियट को पानी से बेहद डर लगता था, इसलिए वो कभी नीचे नहीं गई। अब हालात बदल चुके थे। जॉर्ज के आखिरी खत से साफ था कि उसे उस दरवाजे के पीछे कुछ बेहद बड़ा मिला था। सच जानने के लिए जूलियट अपने डर को दबाकर रस्सी के सहारे नीचे उतरती है, लेकिन नीचे पहुंचकर उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। हताश जूलियट पूरी रात शराब पीकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। अगली सुबह मेयर और डेप्यूटी मार्न्स जज मेडोज से मिलने पहुंचते हैं। नए शेरिफ का अंतिम फैसला उसी के हाथ में था। वहीं आईटी विभाग के हेड बर्नार्ड हॉलैंड को भी जूलियट के नाम के बारे में बताया जाता है। जूलियट का नाम सुनते ही बर्नार्ड नाराज हो उठता है। उसके मुताबिक जूलियट एक चोर है। कुछ महीने पहले उस पर आईटी विभाग का महंगा हीट टेप चुराने का आरोप लगा था। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ और जूलियट बच निकली। वही मेयर जुडिशल के किसी आदमी को शेरिफ बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद जूलियट को परखने का फैसला करती है। इसके बाद मेयर और मार्न्स पूरे एक दिन का सफर तय करके डीप डाउन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मेयर हर माले के लोगों से मिलती जाती है। शाम तक मेयर डीप डाउन पहुंच चुकी थी। डेप्यूटी हैंक उसे जूलियट से मिलाने ले जा ही रहे थे कि तभी पूरे मैकेनिकल सेक्शन में हड़कंप मच गया। साइलो के विशाल जनरेटर के अंदर से खतरनाक आवाजें आने लगी थी। नॉक्स, शर्ली और बाकी इंजीनियर समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। तभी जूलियट भागते हुए वहां पहुंचती है। आवाज सुनते ही वो समझ जाती है कि रोटर कभी भी फट सकता है। उसे ठीक करना बेहद खतरनाक था, इसलिए उसके शागिर्द कूपर को पीछे हटा दिया जाता है। वे दोनों को एक साथ खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मेयर जूलियट के इस खतरनाक फैसले को हैरानी से देखती रह जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि होल्टन ने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना था। उसी पल मेयर मार्था वॉकर से मिलती है। दोनों एक दूसरे को पुराने दिनों से जानती थी। मार्था से बात करके मेयर को जूलियट के अतीत और उसके परिवार के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जब मेयर जूलियट को शेरिफ बनने का प्रस्ताव देती है तो वो तुरंत मना कर देती है। उसके लिए साइलो का जनरेटर ज्यादा जरूरी था। अगर वो चली गई तो जनरेटर को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। जाते जाते मेयर उसे होल्टन का शेरिफ बैज दे देती है। उसी दौरान डेप्यूटी हैंक की नजर बैज के पीछे लिखे एक शब्द पर पड़ती है, ट्रुथ। जूलियट को समझ आता है कि होल्टन उसे सिर्फ शेरिफ नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था कि जूलियट साइलो की सच्चाई बाहर लाए। यह एहसास होते ही जूलियट दौड़कर वापस मेयर के पास पहुंचती है और शेरिफ बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे जनरेटर पूरी तरह बंद करके रोटर ठीक करने की अनुमति चाहिए। रोटर ठीक नहीं किया गया तो एक दिन वो खुद टूट जाएगा और तब पूरा साइलो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। काफी सोचने के बाद आखिरकार मेयर उसकी शर्त मान लेती है। अगले ही पल पूरे साइलो में घोषणा कर दी गई कि रात 10 बजे के बाद रिपेयरिंग के लिए जनरेटर बंद किया जाएगा। इस फैसले से आईटी हेड बर्नार्ड भी हैरान था, क्योंकि 140 सालों में पहली बार साइलो का मोटर बंद होने जा रहा था। उधर मैकेनिकल सेक्शन में जूलियट अपनी टीम के साथ प्लान समझा रही थी। सबसे बड़ा खतरा था बढ़ता हुआ प्रेशर। साइलो का पूरा टरबाइन नीचे से आने वाली भाप पर चलता था, लेकिन वो भाप कहां से आती है ये आज तक किसी को नहीं पता था। इंजीनियर्स सिर्फ इतना जानते थे कि भाप को ज्यादा देर तक बंद किया गया तो पूरा सिस्टम फट सकता है। रात के ठीक 10 बजे बैकअप पावर ऑन कर दी गई। पूरे साइलो की लाइट चली गई और सिर्फ जरूरी सिस्टम चालू रहे। उसी दौरान कैफेटेरिया की स्क्रीन एक पल के लिए झपकती है और कुछ सेकंड के लिए उस पर अलग दृश्य दिखाई देता है। इधर जूलियट और उसकी टीम ने मोटर खोलकर खराब रोटर ब्लेड ढूंढ लिया। स्टीम बंद होते ही वो कूपर के साथ मशीन के ऊपर चढ़ जाती है और ब्लेड निकालना शुरू कर देती है, लेकिन तभी भारी ब्लेड कूपर के हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। समय तेजी से निकल रहा था। दूसरी तरफ स्टीम टैंक का तापमान लगातार रेड लाइन पार कर रहा था। स्थिति बिगड़ती देख जूलियट तुरंत नीचे उतरती है और उबलते टैंक पर पानी डालकर उसे ठंडा करने लगती है। कुछ देर के लिए तापमान काबू में आ जाता है, लेकिन जल्द ही प्रेशर फिर बढ़ने लगता है। उधर कूपर किसी तरह ब्लेड ऊपर खींचता है और आखिरी सेकंड में उसे सही जगह फिट कर देता है, लेकिन तब तक जूलियट पानी में डूबकर बेहोश हो चुकी थी। उसे किसी तरह बचा लिया गया। जैसे ही स्टीम वाल्व दोबारा खोला जाता है, पूरा मोटर फिर से चलने लगता है। अगले ही
पल पूरे साइलो में बिजली लौट आती है और मशीन की वो स्थिर आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर राहत आ जाती है। अगली सुबह जूलियट की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। शेरिफ का पद संभालने से पहले वो मार्था वॉकर से मिलने पहुंची। जूलियट भावुक होकर मार्था को धन्यवाद कहती है। बचपन से लेकर आज तक मार्था ने हमेशा उसका साथ दिया था। इसके बाद वो नई जिम्मेदारी संभालने निकल पड़ती है। उधर IT हेड बर्नार्ड इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके लिए एक मैकेनिक का शेरिफ बनना और जनरेटर बंद करने जैसा फैसला पागलपन था, लेकिन मेयर के सामने उसकी चलती नहीं थी। शेरिफ बनने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। तभी अचानक मेयर की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बहाना बनाकर बाथरूम जाती है, लेकिन अंदर जाते ही जमीन पर गिर पड़ती है। आवाज सुनकर डेप्यूटी मार्न्स दरवाजा तोड़ते हैं। मेयर तड़प रही थी। मदद बुलाई जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्न्स टूट चुके थे। उन्हें शक था कि मेयर के पानी में जहर मिलाया गया है। स्थिति को संभालने के लिए बर्नार्ड अस्थायी मेयर बन जाता है और जूलियट को आधिकारिक तौर पर नया शेरिफ नियुक्त कर देता है। स्टेशन की ओर जाते हुए जूलियट को अपना बचपन याद आने लगता है। कभी इसी फ्लोर पर उसका भी एक खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर उसके भाई और माँ की मौत ने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल की थी। उसके पिता डॉक्टर थे, लेकिन वो जूलियट को संभाल नहीं पा रहे थे। माँ की मौत के लिए जूलियट कहीं ना कहीं अपने पिता को ही जिम्मेदार मानती थी। धीरे धीरे उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि एक दिन घर छोड़कर डीप डाउन भाग गई। वहीं उसकी मुलाकात मार्था और शर्ली से हुई। ऊपर के मालों से फेंके गए कबाड़ को रिसाइकल करना ही उनका काम था। पुरानी यादों में खोई जूलियट आखिरकार स्टेशन पहुंचती है, जहां उसे शेरिफ ऑफिस और होल्टन के घर की चाबियां सौंप दी जाती हैं। इसके बाद जूलियट ने शेरिफ ऑफिस से लेकर होल्डिंग 3 की जेल तक हर जगह तलाश की। उसे पूरा यकीन था कि होल्टन उसके लिए कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसी दौरान उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो पहली बार मार्था के पास आई थी। मार्था उसी दिन समझ गई थी कि जूलियट ने अपने पिता के नाम से जो खत लाया था वो असल में उसने खुद लिखा था। इसलिए मार्था ने उसी दिन उसके पिता डॉक्टर पीट निकल्स को खबर कर दी थी। लेकिन जब निकल्स उसे वापस लेने आए, तब भी जूलियट लौटने को तैयार नहीं हुई। निकल्स ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो? जूलियट खुश तो नहीं थी, लेकिन डीप डाउन में काम करते करते उसे अपने दर्द के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता था। शायद यही वजह थी कि उसके पिता आखिरकार उसे वहीं छोड़ने के लिए मान गए। बाद में मार्था ने उसे नॉक्स का शागिर्द बना दिया। वर्तमान में जूलियट को बर्नार्ड शपथ ग्रहण के लिए बुलाता है। होल्टन के पुराने फ्लैट में डी पैक्ट पर हाथ रखकर उसे शपथ दिलाया जाता है, लेकिन जूलियट का ध्यान अब भी सिर्फ एक चीज पर था, होल्टन का छोड़ा हुआ सुराग। आखिरकार सैंडी उसे उस फाइल के बारे में बताती है जो होल्टन अगले शेरिफ के लिए छोड़ गया था। फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आईने के सामने बड़े फूल का गुलदस्ता रखो। ये बात जूलियट के सिर के ऊपर से निकल जाती है। तभी खबर मिलती है कि डेप्यूटी मार्न्स एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। जूलियट तुरंत वहां पहुंचती है। मार्न्स उस आदमी से उगलवाना चाहते थे कि मेयर को जहर कहां से मिला। जूलियट उन्हें शांत करती है। काफी बहस के बाद दोनों के बीच एक समझौता होता है। जूलियट मेयर के कातिल को ढूंढने में मदद करेगी और मार्न्स जॉर्ज की मौत की जांच में उसका साथ देंगे। जांच उन्हें पैट्रिक कैनेडी नाम के एक पेंटर तक ले जाती है। उसकी पत्नी पर पहले अवैध पुरातात्विक सामान बेचने का केस चला था। मार्न्स को शक था कि बदला लेने के लिए उसी ने मेयर को जहर दिया होगा। पता चलता है कि पैट्रिक की पत्नी को मरे 1 साल हो चुका है। उसे यकीन था कि जुडिशल के लोगों ने ही उसे मारा था। बहस के दौरान पैट्रिक गुस्से में मार्न्स पर हमला भी कर देता है। उधर रात में रॉबर्ट सिम्स मार्न्स से मिलने पहुंचता है। वो चाहता था कि जूलियट को हटाकर पॉल बिलिंग्स को नया शेरिफ बनाया जाए। पहले मार्न्स भी यही चाहता था, लेकिन अब उसकी राय बदल चुकी थी। सिम्स के जाने के बाद मार्न्स अकेले बैठा मेयर को याद कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। सिम्स तो बस उसकी रेखी करने आया था। इसी बीच एक कातिल घर में घुस चुका था। मार्न्स उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ जूलियट अपने नए घर में थी। तभी उसे खिड़की की तरफ से अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो हवा आने वाली ग्रिल खोलती है तो अंदर स्टील वायर से बंधा एक थैला छुपा हुआ मिलता है। थैले के अंदर जॉर्ज की पूरी जांच रिपोर्ट और कई गुप्त दस्तावेज मौजूद थे। मानो होल्टन मरने से पहले सच तक पहुंच चुका था। वही डेप्यूटी मार्न्स की मौत के बाद साइलो को नया चीफ डेप्यूटी भी मिल गया, पॉल बिलिंग्स। सबके जाने के बाद जूलियट चुपचाप मार्न्स की जेबें चेक करती है। उसे एक लिस्ट मिलती है जिसमें उन सभी लोगों के नाम और पते लिखे थे जिनसे कभी ना कभी मार्न्स का झगड़ा हुआ था। शायद मेयर की मौत के पीछे कौन है, ये पता लगाने के लिए वो इन्हीं लोगों की जांच कर रहा था। दोपहर में जूलियट वही लिस्ट लेकर निकल पड़ती है। पॉल बिलिंग्स उसके साथ चलना चाहता है, लेकिन जूलियट उसे बहाना बनाकर घर भेज देती है। सबसे पहले वो पैट्रिक कैनेडी के पुराने घर पहुंचती है। वही आदमी जिसने गुस्से में मार्न्स की नाक तोड़ दी थी। हालांकि पैट्रिक पहले ही कह चुका था कि वो अब वहां नहीं रहता। फिर भी जूलियट चोरी छिपे घर के अंदर घुस जाती है। तलाशी लेने पर उसे अंदर मेयर की तस्वीर और जहर का एक बॉक्स मिलता है। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि पैट्रिक ने ही मेयर और मार्न्स दोनों को मारा है, लेकिन जैसे ही जूलियट बाहर निकलती है, एक बुजुर्ग आदमी उसे रोककर पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही हो? जूलियट पैट्रिक का नाम लेती है तो वो बताता है कि पैट्रिक काफी समय पहले ये जगह छोड़ चुका है। यहीं से जूलियट को समझ आ जाता है कि असली कातिल पैट्रिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पैट्रिक का नया ठिकाना नहीं पता। असल में उस कातिल का नाम डगलस ट्रम्बल था, वही आदमी जो रॉबर्ट सिम्स का शैडो बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ जूलियट समझ चुकी थी
कि पैट्रिक कैनेडी की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे छिपाकर एक सुरक्षित जगह ले जाती है। करीब आधे घंटे बाद पॉल बिलिंग्स स्टेशन लौटता है और बताता है कि वो रॉबर्ट सिम्स से मिलकर आ रहा है। सिम्स ने राल्फ मेल्बी नाम के आदमी पर शक जताया था। इसके बाद जूलियट राल्फ मेल्बी और पैट्रिक कैनेडी दोनों की गिरफ्तारी का वारंट लेकर निकल पड़ती है। उधर साइलो में आज छुट्टी का माहौल था। नए मेयर बर्नार्ड हॉलैंड ने पुराने मेयर की याद में एक रेस आयोजित करवाई थी और पूरा साइलो उसे देखने में उमड़ आया था। इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर डगलस पैट्रिक को मारने उसके पुराने फ्लैट पर पहुंचता है, लेकिन जूलियट पहले से वहीं उसका इंतजार कर रही थी। वो सामने आकर कहती है, किसे ढूंढ रहे हो? पैट्रिक कैनेडी को, वो यहाँ नहीं रहता। फिर वो सीधे डगलस की सबसे बड़ी गलती बता देती है। पैट्रिक को फंसाने के लिए तुमने गलत फ्लैट में सबूत छुपाए हैं। इतना सुनते ही डगलस भाग निकलता है। जूलियट उसका पीछा करती है। भीड़ की वजह से उसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन रास्ता काट कर वो उसके करीब पहुंच जाती है। तभी डगलस अचानक उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। जूलियट आखिरी पल में रेलिंग पकड़ लेती है और हवा में लटक जाती है। इस बीच वो डगलस की एक उंगली तोड़ डालती है। तब तक आसपास मौजूद लोगों की नजर उन दोनों पर पड़ चुकी थी। मौका देखकर डगलस भीड़ में गायब हो जाता है, जबकि लोगों की मदद से जूलियट को बचा लिया जाता है। देर रात जब पूरा साइलो सो चुका था, डगलस चोरी छिपे रॉबर्ट सिम्स के पास पहुंचता है। उसे देखकर रॉबर्ट खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि डगलस उस गुप्त जगह तक पहुंच चुका था जहां आम लोगों का आना मना था। असल में उस छिपे हुए दरवाजे के पीछे वही लोग रहते थे जो पर्दे के पीछे से पूरे साइलो को कंट्रोल करते थे। रॉबर्ट का शागिर्द बनने के बाद डगलस भी इस राज का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन इस बार उसे बड़ी गलती हो चुकी थी। जूलियट उस तक पहुंच गई थी। रॉबर्ट समझ चुका था कि अब डगलस उसके लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए वो उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। अगले कुछ दिनों में मामला लगभग सुलझा हुआ मान लिया गया। जांच के मुताबिक डगलस ट्रम्बुल ने ही मेयर और डेप्यूटी मार्न्स की हत्या की थी। उसका इरादा पूरा इल्जाम पैट्रिक कैनेडी पर डालने का था, लेकिन उसने सबूत गलत फ्लैट में छुपाकर गलती कर दी। जब जूलियट ने उसे ये बात बताई तो वो घबरा गया और भागने लगा। पीछा तेज होता गया और आखिर में खुद को कानून से बचता ना देख उसने छलांग लगाकर जान दे दी। उसकी बॉडी से एक नोट भी मिला जिसमें उसने अपने अपराधों का जिक्र किया था। जज मेडोज ने भी जूलियट की रिपोर्ट को सही माना। इसके बाद आधिकारिक तौर पर डगलस ट्रम्बुल को मेयर और डेप्यूटी मार्न्स का कातिल घोषित कर दिया गया। चूंकि डगलस मर चुका था, इसलिए केस बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि जूलियट अब भी संतुष्ट नहीं थी। उसे यकीन था कि डगलस सिर्फ एक मोहरा था। असली सवाल अब भी बाकी था, आखिर उसने मेयर और मार्न्स को मारा क्यों? लेकिन उसे आगे जांच की अनुमति नहीं मिली। अब तक जो लोग जूलियट को एक साधारण मैकेनिक समझते थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आखिर उसने कुछ ही दिनों में साइलो के 2 बड़े केस सुलझा दिए थे, लेकिन जूलियट का असली मकसद अब भी वही था, जॉर्ज की मौत और उस रहस्यमयी हार्ड ड्राइव का सच। इसी तलाश में वो एक बार फिर पैट्रिक कैनेडी के पास पहुंचती है। जॉर्ज को पुरातात्विक चीजों का जुनून था और पैट्रिक कभी ऐसे सामानों का काला हजारी किया करता था। काफी दबाव डालने के बाद आखिरकार पैट्रिक उसे एक ऐसे परिवार का पता देता है जिसकी जिंदगी इन्हीं प्रतिबंधित चीजों की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। उस एड्रेस पर जूलियट की मुलाकात रेजिना जैक्सन नाम की लड़की से होती है। जैसे ही जूलियट उसे जॉर्ज की घड़ी दिखाती है, रेजिना सन्न रह जाती है। ये घड़ी मेरे बॉयफ्रेंड की है। ये सुनते ही जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जॉर्ज रेजिना के जरिए पुरातात्विक सामान खरीदता था और काम निकल जाने के बाद उसे छोड़ गया। एक पल के लिए जूलियट को लगता है कि वो ऐसे इंसान के लिए लड़ रही थी जो इसके लायक ही नहीं था। उस रात वो टूट चुकी थी। रेडियो पर मार्था से बात करते हुए वो कहती है कि जॉर्ज धोखेबाज था और अब वो इस मामले में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वो शेरिफ की नौकरी छोड़कर वापस डीप डाउन लौटने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन मार्था उसे जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकती है। अगले दिन जूलियट फिर रेजिना के पास जाती है और इस बार सीधे सवाल दागती है, तुम ही वो मुखबिर थी जिसने जुडिशल को जॉर्ज के बारे में बताया था, है ना? जूलियट बस अंदाजा लगा रही थी, लेकिन उसका तीर सीधा निशाने पर लगा। रेजिना घबराकर पहले कमरे का पंखा चालू करती है। उसे डर था कि जुडिशल हर वक्त उनकी बातें सुन रहा है। फिर वो सच बताती है। एक दिन जुडिशल के अधिकारी उसके घर घुस आए थे। उन्होंने उससे उन लोगों के नाम पूछे जो पुरातात्विक सामानों की तस्करी करते थे। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उसकी माँ को खदानों में भेजने की धमकी दी गई। डर के मारे रेजिना रोज किसी न किसी डीलर का नाम बताने लगी और आखिरकार उसने जॉर्ज का नाम भी दे दिया। हालांकि उसके मुताबिक जॉर्ज की मौत की असली वजह कुछ और थी। अगर वो हार्ड ड्राइव जुडिशल को सौंप देता तो बाकी लोगों की तरह बस सजा काट कर बाहर आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रेजिना ने जूलियट से पूछा, तुम उसके लिए इतना जोखिम क्यों उठा रही हो? जॉर्ज अच्छा इंसान नहीं था। उसे जो चाहिए होता था, उसे पाने के लिए वो प्यार का नाटक करता था। शायद तुम्हारे साथ भी उसने यही किया। ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। आखिर जूलियट की मदद से ही जॉर्ज साइलो के सबसे नीचे वाले टनल तक पहुंच पाया। वो जूलियट को एक पुरानी फाइल देती है। वो बताती है कि ये फाइल जॉर्ज की चाची ग्लोरिया के पास थी और उससे पहले जॉर्ज की माँ के पास, यानी ये पीढ़ियों से चोरी छिपे संभाल कर रखी गई थी। घर लौटते ही जूलियट फाइल खोलकर पढ़ने बैठ जाती है। वो असल में एक बेहद पुरानी ट्रैवल गाइड बुक थी, साइलो बनने से भी पहले की दुनिया की। पहले ही पन्ने पर लोग पानी में नाव चलाते दिखाई देते हैं। चारों तरफ हरियाली थी, आसमान में पक्षी उड़ रहे थे और समुद्र में डॉल्फिन तैर रही थी। जूलियट ये सब पहली बार देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी वक्त कोई उसे भी देख रहा है। असल में जुडिशल के पास एक गुप्त
कंट्रोल रूम था, जहां से एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे साइलो पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। जैसे ही जूलियट ने वो प्रतिबंधित फाइल खोली, वहां बैठे अधिकारियों ने तुरंत इसकी खबर ऊपर पहुंचा दी। दूसरी तरफ जॉर्ज की चाची ग्लोरिया सालों से एक बंद वार्ड में कैद जैसी जिंदगी जी रही थी। उन्हें लगातार ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जिससे वो आधी पागल सी हो चुकी थी। सुबह होते ही जूलियट ग्लोरिया का पता लेकर उनसे मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां कड़ी निगरानी थी। ऊपर से जज मेडोज का साफ आदेश था, ग्लोरिया को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। आखिरकार मजबूर होकर जूलियट अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता डॉक्टर थे और नियम तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सालों बाद बेटी को अपने सामने देखकर वो मना भी नहीं कर पाए। दोनों चोरी छिपे उस वार्ड में पहुंचे जहां ग्लोरिया को रखा गया था। उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया और नशे की दवाओं का असर कम करने के लिए एक इंजेक्शन दिया गया। उधर रॉबर्ट सिम्स को इस मुलाकात की खबर मिल चुकी थी। हालांकि अस्पताल के उन कमरों में कैमरे नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। करीब 10 मिनट बाद ग्लोरिया को होश आता है। डॉक्टर को देखते ही वो भड़क उठती है और जूलियट पर भी भरोसा नहीं करती। तब जूलियट वो पुरानी किताब निकालती है जो कभी ग्लोरिया ने जॉर्ज की माँ को दी थी। किताब देखते ही ग्लोरिया का चेहरा बदल जाता है। फिर वो जॉर्ज के बारे में पूछती है, वो कैसे मरा और जूलियट उससे क्या रिश्ता रखती थी। सारी बात सुनने के बाद ग्लोरिया की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इन रहस्यों की वजह से वो उसे बचपन में ही अलग हो गई थी। इसके बाद वो फ्लेम कीपर्स का सच बताती है। फ्लेम कीपर्स वो लोग थे जो साइलो का असली इतिहास बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुडिशियल ने उन्हें खत्म कर दिया। ग्लोरिया खुद भी उन्हीं में से एक थी। इसी वजह से उन्हें कभी मां नहीं बनने दिया गया। बाहर से सिर्फ दिखावा किया जाता था कि बर्थ कंट्रोलर निकाल दिया गया है। जुडिशियल बिना खून खराबे के धीरे धीरे पूरी फ्लेम कीपर पीढ़ी को इसी तरह खत्म कर रही थी। यहीं पर ग्लोरिया जूलियट की मां का भी जिक्र करती है। वो फ्लेम कीपर तो नहीं थी, लेकिन उनके अंदर सच जानने की वही बेचैनी थी और शायद यही वजह बनी उनकी बर्बादी की। दूसरी तरफ जुडिशियल के लोग अभी भी कैमरों में जूलियट को तलाश रहे थे। तभी उन्हें वो दोबारा ग्लोरिया के कमरे में जाती दिखाई देती है। उसी दौरान ग्लोरिया की नजर आईने के सामने से हटाए गए फूलों पर पड़ती है। वो बड़बड़ाने लगती है कि ये फूल कभी शेरिफ होल्टन लाए थे, लेकिन कब लाए, क्या बात हुई, उसे कुछ याद नहीं था। तभी जूलियट को अचानक होल्टन की छोड़ी हुई चिट्ठी याद आती है। आईने के सामने 2 गुने फूल रखो। अब जाकर उसे उस संदेश का असली मतलब समझ आता है। हो ना हो उस आईने के पीछे कोई मशीन लगा था जिससे जुडिशियल उन पर नजर रखता था। उसी वक्त उसे एग्जॉस्ट फैन से अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत आईने को ढक देती है और फैन की जाली खोलने लगती है। इधर कैमरों पर नजर रख रहे अधिकारी समझ चुके थे कि जूलियट को सच पता चल गया है। फैन के अंदर से जूलियट को एक छिपा हुआ बैग मिलता है और उसके भीतर एक हार्ड ड्राइव थी जिसे होल्टन ने छुपाया था। तब तक जुडिशियल की पूरी फोर्स उसे पकड़ने निकल चुकी थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे जूलियट गायब हो चुकी थी। ग्लोरिया से पूछताछ की गई। उसने बता दिया कि जूलियट एक हार्ड ड्राइव लेकर भागी है। इसके बाद जुडिशियल उसका दवा का डोज और बढ़ा देता है ताकि वो दोबारा होश में न आ सके। उधर जूलियट एक सुरक्षित जगह पर जाकर हार्ड ड्राइव खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुलती। यहीं से कहानी उसके बचपन की तरफ मुड़ती है। एक समय जूलियट की माँ हाना चोरी छिपे एक किसान से खरगोश खरीद कर लाई थी। उस खरगोश के दिल में भी वही बीमारी थी जिससे जूलियट का भाई जूझ रहा था। अपने बेटे को बचाने के लिए हाना ने एक खास मैग्नीफाइंग लेंस बनाया था। उस तकनीक की मदद से वो खरगोश का सफल ऑपरेशन भी कर देती है। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन इसी तकनीक से वो अपने बेटे की जान बचा लेंगी, लेकिन किसी तरह इसकी खबर जुडिशियल तक पहुंच गई। अगले ही दिन अधिकारी उनके घर पहुंच गए। हाना को यकीन हो गया कि उनके पति ने ही उनकी शिकायत की है, क्योंकि वो जुडिशियल के लिए काम करते थे। उनकी आंखों के सामने वो मशीन तोड़ दी गई, वही उम्मीद जो उनके बेटे की जान बचा सकती थी। कुछ महीनों बाद जूलियट का भाई मर गया और इस सदमे में उसकी माँ ने भी अपनी जान दे दी। तब से जूलियट अपने पिता को ही इन सब का जिम्मेदार मानती आई थी, लेकिन आज सच सामने आ चुका था। असल में जुडिशियल उन्हें कैमरों से देख रहा था और उसी निगरानी की वजह से हाना की खोज उनके हाथ लग गई थी। सच जानने के बाद जूलियट खुद को रोक नहीं पाती और सालों की दूरी मिटाकर सीधे अपने पिता से मिलने पहुंच जाती है। इधर जूलियट की तलाश में जुडिशियल की स्पेशल फोर्स भी सक्रिय हो चुकी थी। किसी तरह रात काटने के बाद वो डीप डाउन लौटने निकल पड़ती है। उसने पहले ही मार्था को अपने आने की खबर भेज दी थी, लेकिन अब पूरे साइलो में नाकाबंदी हो चुकी थी। हर माले पर तलाशी चल रही थी। रास्ते में सुरक्षा बल खुद जूलियट को भी रोक लेते हैं। हालांकि मेयर के आदेश पर उसे जाने दिया जाता है। तभी मेयर उससे पूछती है, तुम्हारे और रॉबर्ट सिम्स के बीच आखिर चल क्या रहा है? वो तुम्हारे घर की तलाशी क्यों करवा रहा है? जूलियट खुलकर जवाब नहीं देती। वो मेयर को एक सुनसान मकई के खेत में ले जाती है और बताती है कि असल खतरा रॉबर्ट सिम्स है। वही आदमी पर्दे के पीछे से पूरे साइलो को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि जज मेडोज भी उसी के इशारों पर चलती है। लेकिन तभी रॉबर्ट खुद वहाँ पहुँच जाता है। असल में ये पूरा जाल था और जूलियट उसमें फंस चुकी थी। काफी संघर्ष के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अब जुडिशियल उसे भी बाहर भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी मौका मिलते ही जूलियट रेलिंग से नीचे वाले माले पर छलांग लगा देती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। इसके बाद पूरे साइलो में उसकी तलाश शुरू हो जाती है। डीप डाउन से लेकर उसके पिता तक से पूछताछ होती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जूलियट खुद रॉबर्ट सिम्स के घर में छिपी बैठी है। वहाँ उसने पहले से जाल बिछाकर रॉबर्ट की पत्नी को कैद कर लिया था। फिर वो हार्ड ड्राइव को रॉबर्ट के कंप्यूटर से जोड़ती है और इस बार ड्राइव तुरंत खुल जाती है। उसी में उसे एक फाइल
मिलती है। जैसे ही वो उसे खोलती है, जॉर्ज का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल पड़ता है। जूलियट हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की चलती हुई वीडियो देखी थी। वीडियो में जॉर्ज कह रहा था, अगर तुम ये देख रही हो तो शायद मैं मर चुका हूँ। मैंने उस कैमरे को ठीक कर लिया था जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। साइलो में बहुत सारे राज छुपाए जा रहे हैं। शुरू में मैं तुम्हारे करीब सिर्फ उन रहस्यों तक पहुंचने के लिए आया था, लेकिन कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। इसी वीडियो से जूलियट को यह भी समझ आ जाता है कि जुडिशल का असली मालिक रॉबर्ट नहीं बल्कि बर्नार्ड हॉलैंड है। रॉबर्ट समेत बाकी सभी लोग उसी के लिए काम करते हैं। उधर हार्ड ड्राइव कनेक्ट होते ही उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। रॉबर्ट घबराकर अपने घर की तरफ भागता है। उसे डर था कि कहीं जूलियट उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। वीडियो में जॉर्ज आगे बताता है कि उसने साइलो के सबसे नीचे मौजूद रहस्यमयी दरवाजे को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे खोल नहीं सका क्योंकि वो 15 फीट ऊंचा विशाल धातु का दरवाजा था। शायद तुम उसे खोल सको। जूलियट वीडियो में इतनी खो चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। रॉबर्ट की पत्नी हथकड़ी खोल चुकी है। अपने बेटे के सामने खून खराबा नहीं चाहती थी। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते ही उन्हें तुम्हारी लोकेशन मिल गई होगी। अगर बचना चाहती हो तो अभी भाग जाओ। जब तक रॉबर्ट स्पेशल फोर्स के साथ घर पहुंचा, जूलियट वहां से गायब हो चुकी थी। उधर पूरे साइलो में लगे कैमरे एक एक करके बंद होने लगे थे। बर्नार्ड हॉलैंड गुस्से से तिलमिला उठा था। इतनी सख्त नाकाबंदी के बावजूद जूलियट हर बार उनकी पकड़ से कैसे बच रही थी, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। इसी बीच जूलियट का अपार्टमेंट पूरी तरह सील कर दिया गया, लेकिन पॉल बिलिंग्स के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए जुडिशल जूलियट को झूठे आरोप लगाकर साइलो से बाहर भेजना चाहता है? सच जानने के लिए वो चोरी छिपे जूलियट के फ्लैट में घुस जाता है। काफी तलाश के बाद उसे एक पुरानी किताब मिलती है और जैसे ही वो उसके पन्ने पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस किताब में साइलो बनने से पहले की दुनिया दिखाई गई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, घने जंगल, समंदर और खुले आसमान। पॉल समझ चुका था कि यही वो सच है जिसे जुडिशल हर कीमत पर छुपाना चाहता है। वो किताब को जलाने के लिए ओवन में डाल देता है, लेकिन आखिरी पल में उसका एक पन्ना फाड़कर अपने पास रख लेता है। बाकी पूरी किताब राख बन जाती है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया लड़का आता है, डैनी। वो आईटी विभाग में काम करता था और गुप्त रूप से उन लोगों के समूह का हिस्सा था जो चोरी छिपे साइलो के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक करते थे। पैट्रिक उसे अपने घर बुलाता है। वहाँ जूलियट को देखकर डैनी डर जाता है क्योंकि पूरे साइलो में उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। लेकिन जूलियट उसे समझाती है कि उसे सिर्फ हार्ड ड्राइव खोलनी है। बदले में वो हार्ड ड्राइव और जॉर्ज की घड़ी दोनों उसे दे देगी। डील पक्की होते ही डैनी काम पर लग जाता है। ये हार्ड ड्राइव सिर्फ खास मंजूरी वाले कंप्यूटर पर खुल सकती थी, लेकिन डैनी कोई मामूली हैकर नहीं था। कुछ देर में वो सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने में कामयाब हो जाता है। उधर बर्नार्ड को हार्ड ड्राइव की लोकेशन मिल चुकी थी। सिग्नल 98वें माले से आ रहा था, जबकि जूलियट आखिरी बार 17वें माले पर देखी गई थी। तभी उसे समझ आया कोई जानबूझकर गलत लोकेशन भेजकर उन्हें गुमराह कर रहा है। इधर जूलियट ने जॉर्ज का वीडियो आगे चलाया। उसमें जॉर्ज ने बताया कि एलिसन क्यों बाहर गई थी। उसने कहा, जेन कार्मोडी वाली फाइल खोलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फाइल खुलते ही जूलियट के होश उड़ गए। बाहर की दुनिया वैसी बंजर नहीं थी जैसी साइलो के डिस्प्ले पर दिखाई जाती है। वहाँ हरियाली थी, नीला आसमान था, जिंदगी थी। मतलब एलिसन सच कह रही थी। साइलो के सारे डिस्प्ले झूठे थे। जूलियट ने फैसला कर लिया कि यह सच पूरे साइलो को पता चलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि हर तरफ नाकाबंदी लगी थी। तभी डैनी ने बताया कि हर 30वें माले पर सिग्नल बूस्टर लगे हैं। अगर वहां तक पहुंच जाए तो वीडियो पूरे साइलो में चलाया जा सकता है। तीनों कचरा फेंकने वाले टनल के रास्ते आगे बढ़े। आखिरकार वे एक सिग्नल बूस्टर तक पहुंच गए। जैसे ही हार्ड ड्राइव कनेक्ट हुई, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई। कैमरों ने भी उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में साइलो के डिस्प्ले पर बाहर की असली दुनिया दिखने लगी। हरियाली देखकर हेडक्वार्टर में बैठे लोग तक सन्न रह गए। बर्नार्ड तुरंत चिल्लाया कि कोई स्क्रीन की तरफ नहीं देखे और अगले ही पल उसने पूरा सर्वर शट डाउन कर दिया। उधर जूलियट, पैट्रिक और डैनी जान बचाकर भागे। तभी बर्नार्ड को समझ आया कि वे कैमरों से बचने के लिए कचरे वाले टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए ऊपर से भारी भरकम कबाड़ नीचे फेंका गया। जूलियट बचने की कोशिश में नीचे कूद गई, लेकिन गिरते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वो डीप डाउन में थी। वहाँ के लोग उसे छुपाने को तैयार थे, लेकिन सब जानते थे कि अगर जुडिशल को पता चला तो पूरे डीप डाउन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी शर्ली पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन ज्यादा देर तक वे उसे छुपा नहीं सके। बर्नार्ड और रॉबर्ट फौज लेकर पहुंच गए। हार्ड ड्राइव तोड़ दी गई और जूलियट के सामने दो रास्ते रखे गए। या तो मान लो कि तुम बाहर जाना चाहती हो, या फिर पूरे डीप डाउन को सजा भुगतनी पड़ेगी। जूलियट जॉर्ज के कातिलों का सच जानने के लिए एक के बाद एक नियम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मेयर बर्नार्ड ने उससे एक डील की। वह जॉर्ज की मौत का सच बताएगा, लेकिन बदले में जूलियट को बिना विद्रोह किए साइलो से बाहर जाना होगा और किसी को यह नहीं बताना होगा कि उसे जबरन निकाला जा रहा है। सौदा तय होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साइलो के हर माले पर लोग उसे देखने के लिए जमा होने लगे। इधर मार्था अपने दुकान में बैठी उसी हीट टेप के बारे में सोच रही थी जिसे जूलियट ने महीनों पहले चुराया था। 20 साल से दुकान से बाहर न निकलने वाली मार्था अब एक बड़ा कदम उठाने वाली थी, क्योंकि इस वक्त जूलियट की आखिरी उम्मीद सिर्फ वही थी। हेडक्वार्टर वाले माले पर पहुंचते ही जूलियट की बेड़ियां खोल दी गईं। बाहर से साधारण दिखने वाला वो हिस्सा अंदर से बेहद एडवांस था। वहीं बर्नार्ड ने उस रात की असली फुटेज
सूरज दिखाई। असल में जॉर्ज पहले ही पकड़ा जा चुका था। जुडिशल उसे बाकी साथियों के नाम उगलवाने ले जा रही थी और उन नामों में जूलियट का नाम भी आ सकता था। शायद इसी डर से जॉर्ज ने खुद नीचे कूदकर जान दे दी। आखिरकार जूलियट को उसकी मौत का सच मिल गया। वादे के मुताबिक उसने यह राज अपने तक ही रखा और फिर उसके बाहर जाने की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तरफ मार्था सालों बाद अपनी पुरानी दोस्त कार्ला से मिलने पहुंची। कार्ला सप्लाई विभाग में काम करती थी और वही एक इंसान थी जो जूलियट के सूट में लगने वाला हीट टेप बदल सकती थी। हालांकि इससे कुछ बदलेगा भी या नहीं, उनको नहीं पता था। रात में जूलियट के पिता उससे मिलने आए। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। जूलियट ने इशारों में बताया कि वह अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा रही, उसे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन कैमरों की वजह से वे खुलकर कुछ कह भी नहीं सकते थे। कुछ देर बाद शर्ली भी उससे मिलने आई। डीप डाउन में हर कोई उसके लिए परेशान था। उसने चुपके से एक